हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 29 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, बहुत सारे अब तो एक मंथ से भी कम टाइम बच गया है, ठीक है, हमारे प्रीलिम्स के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप कवर करा दीजिए, या कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होती है हमारे प्रीलिम्स के लिए, पर कई बार हमसे वो मिस हो जाती हैं। तो उनकी अगर एक हमें एक क्विक रिवीजन मिल पाती, ठीक है, तो डेफिनेटली देखो पीडब्ल्यू ओनली आइज हमेशा ही आप सभी की बातों को सुनता है। एंड इसी वजह से हम लेकर आ रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये हमारी पूरी की पूरी टीम है, ठीक है ना। तो आज शाम को 3:30 टू 5:30 आप सभी जुड़ोगे मेरे साथ, ठीक है। ये लाइव है, ठीक है, तो लाइव होगा आपके साथ, सभी के साथ मैं इंटरेक्ट भी करूंगा। तो आज दोपहर 3:30 से 5:30 हमारा सेशन रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो 2 घंटे में नियरली हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी तरह से आप देख सकते हो आने वाले पूरे वीक का मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। फिर फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 1 आएगा कल, फिर 1 मई को फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 2। इसी तरह से आईआर मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा 2 मई को। 3 मई को राजकुमार सर आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी। 4th को मैं आपके साथ प्लेस इन न्यूज डिस्कस करूंगा। इसी तरह से इंडियन मैपिंग और वर्ल्ड मैपिंग का भी ये शेड्यूल है। तो ध्यान रखना, अब ये सिर्फ ये अगले संडे तक का मैंने आपको शेड्यूल दिया है, पर ये नियरली 24 से 25 क्लास हमारी पूरी टीम प्लान कर रही है, ताकि आपके जो भी रिवीजन के रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे हों, और या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कई बार हमसे छूट जाते हैं, वो ऐसी कोई भी चीज़ ना छूटे, ठीक है। तो टाइम ध्यान में रखना है। पहली बात तो 3:30 टू 5:30 ये चीज़ें चलेंगी लाइव। आप सभी जुड़ोगे आज मेरे साथ। सर कौन से चैनल के ऊपर? ओनली आईएएस का जो एक्सटेंडेड चैनल है, जहां पर ये आप प्रीलिम बूस्टर की वीडियो देख रहे हो ना, यहीं पर आप सभी को आज दोपहर 3:30 से 5:30 जुड़ना है, ताकि इंपॉर्टेंट जो रिवीजन के टॉपिक्स हैं आईआर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, जैसे आपका G20 हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और मैं ना आपको क्या कोशिश करूंगा, ये टॉपिक्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, ताकि कोई गड़बड़ ना रहे, हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। क्या ये बात आप सभी को अच्छी लगी? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। डेफिनेटली इसको आप ज्वाइन कीजिएगा आज टाइम 3:30 से 5:30 राइट। अब देखो, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था चितवन नेशनल पार्क के बारे में। अब आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। देखो, जब हम बात करते हैं ना दरअसल में चितवन नेशनल पार्क की, तो इसका इंडिया के साथ थोड़ा सा रिलेशन है ये नेपाल में। ये लोकेशन देखना, यहाँ पर है चितवन नेशनल पार्क, ये नेपाल में आ गया। यहाँ पर आपको एक और नेशनल पार्क देखने को मिलता है, पार्स नेशनल पार्क, ये भी नेपाल में है। और इंडिया में आपको ये वाल्मीकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। सर ये कहाँ पर है? ये बिहार में आता है इंडिया का, ठीक है। तो ये काफी कॉन्टिग्यूअस जोन की तरह ही एक तरह से एक्ट करता है। ये काफी पास पास में, काफी एडजेसेंट है एक दूसरे के, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है इन सभी के बीच में। तो चितवन नेशनल पार्क दरअसल में ना नेपाल का सबसे पहला नेशनल पार्क था। तो इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन की वजह से काफी बार न्यूज में आता रहता है। इसको रॉयल चितवन नेशनल पार्क के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके रिगार्डिंग। तो इसकी थोड़ी लोकेशन आपको बताना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे नेपाल की बात हो रही है। और क्यों न्यूज में है? क्योंकि देखो टाइगर की कई बार हम बात करते रहते हैं, ठीक है। तो टाइगर के रिगार्डिंग भी अगर हमें उनकी मान लो नंबर को आइडेंटिफाई करना हो कि कितने टाइगर्स हैं हमारे पास, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से उनके टाइगर सेंसस के रिगार्डिंग आपस में डिस्कशन और असेसमेंट इसके रिगार्डिंग होता रहता है। तो ये कुछ लोकेशन के रिगार्डिंग था। इसी तरह से आपका आज का होमवर्क है कि आप मुझे आरसेप के रिगार्डिंग बताओगे। इवन आज शाम को जो 3:30 से 5:30 का सेशन होगा, वहां पर भी मैं आपको आरसेप के रिगार्डिंग भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आरसेप के ऊपर ऑलरेडी, राइट। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बिग कैचअप इनिशिएटिव। देखो कैचअप आप समझते हो, आप लोग भी अपने फ्रेंड के कई बार बोलते होंगे ना कि कैचअप, लेट्स कैचअप, ठीक है, कि आप वापस मिलते हैं, ठीक है। कई बार आपकी पुरानी कोई चीजें छूट गई होती हैं, उनको आप वापस कैचअप करने की कोशिश करते हो। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही सेम चीज हो रही है। देखो, हमने ना पिछले कुछ सालों में कोविड-19 पेंडेमिक देखा, बिल्कुल। और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वैक्सीनेशन वगैरह भी हमने करी। पर आप नोटिस करोगे कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन में हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए ना, हमने बाकी सारी वैक्सीन्स तो हम भूल ही गए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों, जैसे मान लो कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, पर उनके ऊपर हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ था? कोविड-19 के ऊपर। हो सकता है ना किसी को मान लो मीजल्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, येलो फीवर हो गया, इस तरह के अलग अलग हमें आउटब्रेक्स देखने को मिले, पर हमारा ध्यान पूरा कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर था। तो ये तो पीछे छूट गए।
तो इनको भी तो अब कैचअप करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो इसीलिए हमने क्या स्टार्ट किया है, बिग कैचअप इनिशिएटिव। सर हमने का मतलब क्या है? हमने का मतलब है अलग अलग आपकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका यूनिसेफ हो गया, ठीक है। साथ में आप गावी के बारे में जानते होंगे। सर गावी क्या है? गावी इज ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। आई रिपीट, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसको बोलते हैं गावी। ये एक तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ताकि एक तरह से ना हम वैक्सीन स्पेशली वल्नरेबल चिल्ड्रन तक पहुंचा पाएं, उसके लिए काम करती है। उसी तरह से इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, इस तरह की अलग अलग आपकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई हैं, ताकि एक तरह से हम जो इश्यूज आए हैं यहाँ पे वैक्सीनाइजेशन के रिगार्डिंग, जो बाकी एक्सेप्ट कोविड-19 को छोड़ के जो बाकी इश्यूज आए हैं, जैसे डिप्थीरिया हो गया, मीसल्स हो गया, पोलियो, येलो फीवर, इन सभी के आउटब्रेक्स को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएं। यहाँ पर फोकस रहेगा जो 20 कंट्रीज के ऊपर मोस्टली, ठीक है, जहां पर वैक्सीन डोजेस को मिस कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर चिल्ड्रन इन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलते हैं। इंडिया भी देखो उन्हीं कंट्रीज में से एक है। आप जानते हो इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, और नियरली 75% जो चिल्ड्रन है हमारे, उन्होंने अपनी इम्यूनाइजेशन को मिस कर दिया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में हम इतना ज्यादा व्यस्त थे, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हैं? आपने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को उनको स्ट्रेंथन करना है, हेल्थ से डिलीवरी को आपको इंप्रूव करना है, वैक्सीन की डिमांड को एक तरह से बिल्ड करें, एंड जो भी कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं उनको टैकल करें। ये हो जाएगा बिग कैचअप इनिशिएटिव, इसको आप ध्यान में रखेंगे, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। अब आप नोटिस करो कि इस बार का अगर आपने बजट सुना हो ना, तो बजट में हमने एक चीज अनाउंस करी। अनाउंस क्या करी? बजट स्पीच में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बात करी कि हम ना वुमेन एंड गर्ल्स, इनके लिए एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम, दैट इज नोन एज व्हाट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब स्कीम एक तरह की, राइट। तो उसके लिए आप अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हो। तो ध्यान रखना ये सबके लिए नहीं है, ये वुमेन और गर्ल्स के लिए है, और ये 2 साल के लिए वर्क करेगी। कहने का मीनिंग क्या, ये स्टार्ट हो रही है, एक हुई है 1 अप्रैल 2023 तक, और 2025 तक ये पर्टिकुलर स्कीम चलेगी। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ना कोई महिला हो गया, ठीक है, या कोई लड़की हो गया, वो अपना अकाउंट खुलवा सकती है, या उसके बिहाफ पे कोई और अकाउंट खुलवा सकता है। तो वहां पर जो भी अकाउंट खुलेगा उनको 7.5% का उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आई बात समझ में? तो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट उनको मिल रहा है 7.5% का 2 सालों के लिए। तो ये एक डिपॉजिट स्कीम एक तरह से आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा अकाउंट इसका खोला गया है। जैसा मैंने आपको बताया, बजट 2023 में महिलाओं के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक नई स्मॉल सेविंग स्कीम हमें देखने को मिली है। यहाँ पर सिंगल होल्डर अकाउंट के नाम पे अकाउंट खुलेगा। आप पोस्ट ऑफिस हो गया, रजिस्टर्ड बैंक हो गया, इसके अंदर भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। साथ में नोटिस करेगा, अपने आप भी खोल सकते हैं, अपने किसी और के बिहाफ पे, अगर मान लो छोटी बच्ची है तो उसके बिहाफ पे कोई और खुलवा सकता है, ठीक है। आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है और नया अकाउंट खुलवाना है, तो वहां पे 3 महीने का कहीं ना कहीं गैप होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,000, मैक्सिमम है 2 लाख, और आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 7.5% एनुअली। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। मिनिमम है 1,000, मैक्सिमम कितना है? 2 लाख, और इंटरेस्ट कितना है? 7.5%, ठीक है। ये सर क्यों कर रहे हैं? देखो हम मना रहे हैं क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, वहां महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो इसलिए महिलाओं के लिए हमने उसको एक तरह से कमेमोरेट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट करी गई है। जैसा मैंने आपको बताया था, 2 साल के लिए स्कीम चलेगी। 2 साल के बाद आपको जितना पैसा था विद इंटरेस्ट, वो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर मिल जाएगा। अगर सर पहले विड्रॉ करना हो तो बिल्कुल पहले विड्रॉ भी आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? पहले साल के बाद 40% अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। साथ में सर अगर मान लो अकाउंट पूरा का पूरा क्लोज करवाना हो, तो क्या क्लोज कर सकते हैं? देखो क्लोज कर सकते हैं, पर कुछ शर्तें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अकाउंट होल्डर की या तो डेथ हो जाए, तब उसको क्लोज कर दिया जाएगा, या फिर कुछ कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर, एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर ऐसा किया जा सकता है। कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आ गई, इस तरह की चीजें आ गया, ठीक है ना, तो हो सकता है किसी गार्जियन की डेथ हो गई, तो इस तरह की कंडीशन में उसको किया जा सकता है, बट अदरवाइज क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि अगर अकाउंट को पहले बंद कर जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन प्री में जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट होगा, वो उसी रेट के ऊपर उनको पेबल हो जाएगा जिस पे अकाउंट हेल्ड था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी सर क्यों न्यूज में है? देखो बाल्टिक सी इसलिए न्यूज में है क्योंकि दरअसल में एक रशिया का ना मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा। तो इसलिए लोकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो यहाँ पर आप इमेज के अंदर देखना, ये यहाँ पर बात हो रही है बाल्टिक सी की, ठीक है सर, समझ आ गया। अब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आप नोटिस करो। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? आपको यहाँ पे देखो डेनमार्क देखने को मिल जाएगा, आपको जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, ये रशिया का भी छोटा सा पार्ट है,
लिथुएनिया, लातविया, इस्टोनिया, ठीक है। उसी तरह से आपको फिनलैंड और स्वीडन, ये सारी यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तो ये आपको कंट्रीज ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इस साइड के ऊपर अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा इस साइड पे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। आप सभी जानते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो बाल्टिक सी होता है ना, वो अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दानिश स्टेट्स अलग अलग होते हैं, डेनिश स्टेट्स उसके थ्रू। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, तो जो यहाँ पर आपको टोटल 3 मेजर गल्फ देखने को मिल जाएंगी। एक होगी आपकी गल्फ ऑफ बोथनिया जो नॉर्थ में है, एक हो गया गल्फ ऑफ फिनलैंड जो आपको ईस्ट साइड में देखने को मिल जाएगी, और गल्फ ऑफ रीगा जो आपको साउथ साइड में थोड़ा सा देखने को मिल जाएगी। साथ में आप नोटिस करो यहाँ पे अराउंड 20 से भी ज्यादा आइलैंड्स और आर्किपेलागोस देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत ही फेमस आइलैंड है यहाँ पे गॉटलैंड, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। और साथ में आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो ब्रैकिश वाटर है, जो खारा पानी है, वो देखने को मिल जाएगा। होता क्या है ना कि यहाँ पर इसकी जो सैलिनिटी है, जो खारापन है इसका, वो बाकी के ओशन से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे फ्रेश वाटर आसपास के एरिया से यहाँ पे आता रहता है, एंड ये उतना कहीं ना कहीं खारा नहीं होता जितना कि बाकी जगह होता है। मतलब सॉल्ट होता है इसमें, बट नॉट एज मच एज द अदर ओशियंस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बाल्टिक सी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी, ओके। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लेसर फ्लेमिंगो। अब इसको भी समझ लेते हैं कि सर आखिर लेसर फ्लेमिंगो की क्या बात हो रही है। देखो अभी क्या हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए बन जाती है कि जो लेसर फ्लेमिंगो है ना, हमें देखने को मिले हैं पुलिकट लेक के अंदर, और ये 6 साल के एब्सेंस के बाद देखने को मिले हैं। तो देख रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ये न्यूज हमारे लिए बन जाती है। अब ये जो फ्लेमिंगोज होते हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, पर इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब इनकी एक मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। जैसे ना ये देखो, इनकी आप इन ये एग्जैक्टली फ्लेमिंगो के नहीं है, बट समझने के लिए समझना हेलोक्स के बारे में। होता क्या है ना कि मान लो ऐसे एक फीट होते हैं, ठीक है, ये 3 मान लो उसके 3 टोज हैं, ठीक है। तो कई बार ना एक चौथा टो भी होता है पीछे की साइड में, इसको हाइंड टो बोलते हैं या हेलक्स बोलते हैं। जनरली ना जो फ्लेमिंगोज होती हैं उनमें सिर्फ आगे के ही ये 3 टोज होते हैं, ये पीछे का टो उनमें नहीं होता। गेटिंग द पॉइंट? पर जब हम बात करते हैं ये इन लेसर फ्लेमिंगो की, इनमें हमें ये हाइंड टो या फिर जो हेलक्स होता है ये भी देखने को मिल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है हेलक्स और हाइंड टो। तो जो मेल्स होते हैं इनमें थोड़े से लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ये कोस्टल और इनलैंड वेटलैंड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हो गया, ठीक है, सब सहारन अफ्रीका, मेजरली मतलब अफ्रीका और एशिया के सब सहारन, साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर ये ब्लू ग्रीन एल्गी को खाते हैं, ठीक है, बट कभी कभी क्रस्टेशियंस हो गया, छोटे इंसेक्ट्स हो गया, उनको भी खा लेते हैं। साथ में ही ये हो क्या होते हैं, सीरियली मोनोगमस। सर इसका मीनिंग क्या होता है? देखो ये आपस में पेयर्स में रहते हैं, ठीक है ना, जब अपने यंग वंस को ये रेस करते हैं। तो ये बात में पॉइंट पता होनी चाहिए। आईयूसीएन स्टेटस इनका क्या है, नियर थ्रेटन हमें देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा सर पुलिकेट लेक के बारे में पता कर लेते हैं, क्योंकि 6 साल के एब्सेंस के बाद वहां देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखना कि इसका जो ज्यादातर पोर्शन है वो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, पर थोड़ा सा पोर्शन इसका तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाता है। एक बार हमसे ये पूछ लिया था कि कौन सी स्टेट्स में है, तो ये ध्यान रखना 2 स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के अंदर। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। और साथ में ही जो श्री हरिकोटा आइलैंड है वो एक तरह से इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाता है। साथ में आप नोटिस करो कि साउथ वेस्ट मानसून भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून भी दोनों यहाँ पे इसको रेन प्रोवाइड करते हैं, जहां पर पुलिकट लेक सिचुएटेड है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लेमिंगो वाचिंग साइट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नॉर्थ सी समिट। अब इसको समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर ना टोटल 9 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ सी समिट के अंदर। सर कौन सी 9 कंट्रीज? यहाँ देखो आपको बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम। तो 9 कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सर ये मिली क्यों है? देखो मिली इसलिए क्योंकि ऑफशोर विंड की एनर्जी की वजह से। अब सर ऑफशोर विंड एनर्जी क्या होती है? देखो जब हम बात करते हैं ऑफशोर की, तो आप जानते हो ना कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है तो उसका एक तरीका क्या हो सकता है, हम कहीं ना कहीं विंड फार्म्स एस्टेब्लिश करें पानी के अंदर, ठीक है। अब पानी जैसे मान लो सी के अंदर हमने इनको एस्टेब्लिश किया, तो सी के अंदर करने को उसको ऑफशोर बोलते हैं। अब इनसे फायदा क्या होता है? क्योंकि देखो जो विंड स्पीड होती है ना वो ज्यादा होती है ऑफशोर के अंदर। लैंड के कंपैरिजन में जो ऑफशोर होगा वहां पे विंड स्पीड ज्यादा होगी, और इस वजह से कहीं ना कहीं उससे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इन द मतलब सेम कैपेसिटी अगर होती है उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे ऑफशोर के अंदर ज्यादा एनर्जी को हम यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए ऑफशोर विंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो अभी ये 9 जो कंट्रीज मिली हैं ये इसीलिए मिली हैं कि नॉर्थ सी के अंदर हम ऑफशोर विंड टर्बाइंस को कहीं ना कहीं डिप्लॉय करें और उसके बेसिस के ऊपर लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी सेंटर इन यूरोप इसको हम एस्टेब्लिश कर पाए। इस पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पे ये समिट हमें देखने को मिल गया है। पहला इसका समिट देखो, ठीक है ना, मतलब जो अभी वाला समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, ऑस्टिन बेल्जियम के अंदर, ठीक है। और इससे पहले भी हम यहाँ पे एक समिट देख चुके हैं जो हमें देखने को मिला था, मतलब उसका जो डिक्लेरेशन थी, एस्बर्ग डिक्लेरेशन, जो डेनमार्क में हुई थी 2022 के अंदर। तो टारगेट क्या है, टारगेट इनका है कि कहीं ना कहीं हम 120 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेट करें नॉर्थ सी में बाय 2030। तो ये इनका यहाँ पे टारगेट्स हैं। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा नॉर्थ सी की, तो आप नोटिस करोगे कि ये क्या है, अटलांटिक ओशन का नॉर्थ ईस्ट नाम है, ठीक है। ये नॉर्थ सी हो गया, ये अटलांटिक ओशन हो गया, तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट नाम है इसका, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे ग्रेट ब्रिटेन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट वाली साइड पे, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको जैसे नॉर्वे हो गया, ये नॉर्वे कौन सी डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आ गया। उसी तरह से डेनमार्क आ गया यहाँ पे इसकी ईस्टवर्ड डायरेक्शन के ऊपर। जर्मनी और जो नीदरलैंड्स हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा साउथ ईस्ट, और बेल्जियम और फ्रांस आपको साउथ में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करना कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, एक स्ट्रेट ऑफ डॉवर। देखो ये इंग्लिश चैनल देख रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो एक्जैक्ट लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश चैनल, ठीक है। इस तरह से ये अटलांटिक ओशन की तरफ कनेक्टेड है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वाले जो आपको आइलैंड्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कौन से आइलैंड्स हैं, दीज आर ऑर्कने एंड, ये नीचे वाला ऑर्कने और ऊपर वाले क्या हैं, शेटलैंड। ये आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग थी विद रिगार्ड्स टू नॉर्थ सी, जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। समिट के बारे में भी हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है, गेटिंग द पॉइंट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे इसी पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर। ये जो 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे उनका आपको मैं क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था पहला, थिरुनेली टेम्पल, क्या ये हैदराबाद में लोकेटेड है? द आंसर इज फॉल्स। सर फॉल्स क्यों है ये? देखो कल याद करो मैंने आपको क्या बताया था थिरुनेली टेम्पल के रिगार्डिंग। मैंने बताया था ना कि ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और वायनाड कहाँ है? वायनाड तो सर केरला में है। हाँ जी बिल्कुल। इस पर्टिकुलर टेम्पल को याद करो, ये तो उसको हम काशी ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक ग्रेनाइट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, श्री महाविष्णु टेम्पल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हैदराबाद में नहीं है, केरला में हमें देखने को मिलेगा, बेसिकली वायनाड के अंदर देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है सर। दूसरा था सुप्रीम इनिशिएटिव, याद है या भूल गए? देखो सुप्रीम की फुल फॉर्म याद करो, फुल फॉर्म क्या थी? सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। याद है ना, हमने डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इनिशिएटिव था, एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट थी, ताकि हमारे जो भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज है ना, वहां पर उनकी अपग्रेडेशन और उनकी मेंटेनेंस कर पाए। गेटिंग द पॉइंट। तो उसके लिए इनिशिएटिव था ये। आईसीटी एनेबल्ड इस तरह की चीजें थोड़ी थी कि आपकी लिटिगेंट्स को एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करें, कोर्ट्स को आईसीटी एनेबल्ड करें, नहीं, ये बात तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में आपकी फॉल्स हो जाएगी। तीसरा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ सेफ, सिक्योर एंड एम्पावरिंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, बिल्कुल यहाँ पर यही इसका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट, आदि शंकराचार्य, क्या इनकी फिलॉसफी विशिष्ट अद्वैत वेदांत थी? नहीं सर, हमने पढ़ा था ना इनकी फिलॉसफी के बारे में, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी थी जो बात करती थी यूनिटी, अल्टीमेट यूनिटी एंड वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, उसकी बात करते थे ये, जब हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य जी की। पांचवा स्टेटमेंट, इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो, क्या कोची वाटर मेट्रो इंडिया की पहली है? ये बात यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि ये 5 क्वेश्चंस का हमने आंसर डिस्कस कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर इन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चंस का आंसर एंड जो मैंने आपको आरसेप के बारे में पूछा है, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं, आज सभी को आज शाम या दोपहर में 3:30 से 5:30 बजे मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। आने वाले दिनों के अंदर भी हमारी जो अलग अलग फैकल्टीज हैं वो भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। तो मेक श्योर कि आप ओनली आईएएस एक्सटेंडेड के चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। लाइव डिस्कशन होगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, ताकि कुछ भी आपको एग्जाम के रिगार्डिंग ना, जो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 1 मंथ के बाद है, वहां पर कोई भी दिक्कत ना आए। सारे कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से रिवाइज करेंगे कि एग्जाम के अंदर आपको ये सारे बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 3:30 से 5:30 बजे के बीच में लाइव आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो।
तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।